हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। सो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे NEP 2020, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसको बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव वे से हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे और वो भी ब्रीफ में। अब आपको पूरी की पूरी NEP पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको इस वीडियो में आपको सभी चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स हैं, उसमें कितने यूनिट्स हैं, ओके, और उनके अंदर क्या-क्या डिटेल्स मेंशन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हम पहले देखेंगे कि जो NEP है, जब आप इसको ओपन करते हो PDF को NEP के, तो आपको सेकंड पेज यही दिखता है जिसमें आपको शो होता है कि इसमें 4 पार्ट्स है बेसिकली। दैट इज अ पार्ट 1 इज स्कूल एजुकेशन, पार्ट सेकंड इज द हायर एजुकेशन, and the part third is other key areas to of focus, and the fourth one is making it happen. Okay, तो काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं, जैसे आपसे NCF से रिलेटेड पूछ लिया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से, कि उसमें कितने चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं या फिर कौन सा चैप्टर इंक्लूड नहीं है ना। तो ऐसे ही हम ये देख करके चल रहे हैं कि आपसे जो प्रीवियसली पूछे गए हैं उससे रिलेटेड क्या और क्वेश्चंस बन सकते हैं NEP से। ओके, तो जिनके भी एग्जाम्स में, दैट इज लाइक EMRS के जो एग्जाम्स है ना, उसमें NEP का अलग से सेक्शन दिया हुआ है कि 10 मार्क्स का NEP आएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से देख लोगे तो आपको कोई अदर जगह से NEP के बारे में समझने की या पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहीं आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में मिल जाएगा, और बाकी JK PSC लेक्चर या फिर कोई भी अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए, UGC नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्ट 1 जो है वो स्कूल एजुकेशन का है। हमें पहले याद रखना है 4 पार्ट्स है बेसिकली NEP में। पार्ट 1 इज फॉर स्कूल एजुकेशन, पार्ट सेकंड इज फॉर हायर एजुकेशन, एंड द पार्ट थर्ड इज फॉर अदर की एरियाज ऑफ फोकस, एंड द पार्ट 4 मेकिंग इट हैपन। ओके, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कहा है। सो बेसिकली अब हम इनके जो भी अंदर के जो सब टॉपिक्स है, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, curtailing the dropouts rates and ensuring universal access to education at all levels। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में इन द सेंस कि जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, तो और जो आए हैं वो भी मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी। ओके, तो हर इस जो भी देखो चैप्टर्स कितने आपके बेसिकली 27 चैप्टर्स है, 27 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, सॉरी 27 चैप्टर्स में या यूनिट्स में डिवाइडेड है टोटल। लास्ट में आपको एब्रीवेशंस दी हुई हैं कि क्या क्या एब्रीवेशंस यूज हुई हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 जो सबसे पहले स्टार्ट की गई थी 29 जुलाई 2020 में बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। ओके, जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड करी गई थी NEP में कि कैसे आप नया एजुकेशन सिस्टम को ला सकते हो, क्रिएट कर सकते हो इंडिया में। जो इतने सालों पुरानी 1986 वाली पॉलिसी थी उसको बाद में रिप्लेस करके NEP 2020 लाई गई। सो बहुत ही बड़ा एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे आउटलुक था किसके लिए, हमारी एजुकेशन के लिए। काफ़ी बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ोगे, साथ ही साथ आपको नॉलेज पर्पस के लिए भी पढ़ना है आपको कि NEP में हमारे काम की या फिर आप लोगों के काम की क्या चीज़ें दी हुई हैं। सो 29 जुलाई 2020 को ये स्टार्ट की गई थी यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका विजन था न्यू एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया लाने का। सो बेसिकली इसने रिप्लेस किया था प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी को, दैट इज द NPE 1986। ओके, 1986 की पॉलिसी को रिप्लेस करके अब अगर आपसे ऑप्शंस में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी पॉलिसी रिप्लेस करके की गई थी, तो आपसे ये भी बोल दिया जाता है कि NEP 1992 दैट इज अ रिवाइज्ड पॉलिसी है ना। इसके बाद तो 86 के बाद तो इसको रिवाइज किया गया था ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। रिवीजन था ये NPE का 1992 में, ना कि कोई नई पॉलिसी थी। ओके, 1986 की ही पॉलिसी बट उसको रिवाइज किया गया था। सो बेसिकली ये रिप्लेस की गई थी 1986 की पॉलिसी के द्वारा। तो इस बार जब 5th एनिवर्सरी इनॉग्रेशन था इस NEP 2020 का जुलाई में 2025, तो क्या क्या चीज़ें हुई इस दौरान में, मतलब क्या चीज़ें अनाउंस की गई PM के द्वारा। सो बेसिकली उन योजनाओं के बारे में
उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि आपसे करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो बेसिकली अखिल भारतीय शिक्षा समागम एक इवेंट था जिसके दौरान 29 जुलाई 2025 को 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई एनईपी 2020 की, है ना? और उसमें जो भी इसके माइलस्टोन्स अचीव जो हुए हैं एनईपी 2020 में, कहाँ-कहाँ ये इम्प्लीमेंट हुई है, किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है, उन सब चीज़ों को गिनवाया, उन सब चीज़ों को दिखाया। सो बेसिकली इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स भी लाए गए। फाउंडेशन स्टोन्स वर लेड फॉर 384 hostels under PM Janman and Dajgua schemes to support tribal education. So basically ट्राइबल एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए दो स्कीम्स लाई गई मेनली, दैट इज द पीएम जनमन एंड द दजगुआ। ओके, सो पीएम जनमन क्या है स्टूडेंट? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ओके, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ओके, सो ये स्कीम लाई गई किसके लिए? उसमें हमें ये बताया गया कि सभी को पक्का घर मिलेगा जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, हर घर नल से जल, गांव गांव तक सड़क, हर घर बिजली, शिक्षा के लिए हॉस्टल्स। बेसिकली आपके इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव से अगर माना जाए तो 384 हॉस्टल्स ओपन करे गए इन दोनों स्कीम्स के अंडर में। सो दूसरी स्कीम थी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना अभियान। ओके, सो बेसिकली ये क्या है? इसको पहले बोला जाता था पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जिसको पीएम जुगा भी बोलते थे। अब इसका नाम क्या रख दिया गया है? दजगुआ, DAJGUA। सो बेसिकली अम्ब्रेला स्कीम है जिसका मेन एम है कि 63,000 विलेजेस में आप मेजोरिटी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन को काम दो, उनके लिए कुछ स्कीम्स इम्प्लीमेंट करो, उनके लिए कुछ नए फैक्टर्स या फिर एजुकेशन पॉलिसी लाओ। सो धरती आबा ऑनर्स बिरसा मुंडा अ नोटेबल ट्राइबल लीडर फ्रॉम द झारखंड। तो धरती आबा में इसका मतलब क्या है कि बिरसा मुंडा के ऑनर के लिए ये स्कीम का नाम रखा गया है दजगुआ। दजगुआ सॉरी। द इनिशिएटिव सिक्स टू fill critical gaps in social infrastructure, health, education, and livelihood through 25 intervention carried out by 17 different ministries and department of the government of India। तो बेसिकली हम इसका पूरा का पूरा सार निकाले तो यही कहा गया है कि कैसे हमें ट्राइबल एरियाज में भी अच्छी एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आनी है, क्या नए फैक्टर्स या फिर कई क्या नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा गया इन दोनों योजनाओं के दौरान, वो सारी चीज़ें बात करी गई। ओके, तो ट्राइबल एरियाज पे बेसिकली फोकस करा गया था, किस पे? 5th एनिवर्सरी इनॉग्रेशन पे। उसके बाद कुछ डिजिटल टूल्स का भी लॉन्च किया गया, दैट इज अ तारा ऐप, दैट इज टीचर्स असिस्टेंट फॉर रीडिंग असेसमेंट। ओके, फॉर रीडिंग फ्लुएंसी, मतलब बच्चों को रीडिंग फ्लुएंसी के लिए टीचर की हेल्प के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं, है ना? तो एक तरह से तारा ऐप जिसका ये लोगो है। सो ये लॉन्च किया गया रीडिंग फ्लुएंसी के लिए। माई करियर एडवाइजर ऐप फॉर करियर गाइडेंस वर लॉन्च। ओके, तो माई करियर एडवाइजरी बाय MOE, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया करियर गाइडेंस के लिए। और प्रोजेक्ट्स लाए गए 4,000 करोड़ के वर अनवील, इंक्लूडिंग न्यू बिल्डिंग्स फॉर इंस्टीट्यूशंस लाइक CBSE, KVS, NCERT एंड वेरियस IITs। तो एजुकेशन का बेसिकली आपको बहुत एक्सपेंडेड रूप में आपके मतलब एजुकेशन के लिए एक्सपेंडेड रूप में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लाए गए, जो जिसकी अमाउंट रखी गई 4,000 करोड़। ओके, सो बेसिकली कोशाश्री संस्कृत पोर्टल एंड वाइब AI लर्निंग प्लेटफॉर्म वर ऑल्सो इनोग्रेटेड। तो कोशाश्री जो था, दैट इज अ डिजिटल कोशाश्री एंड एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी ऑफ संस्कृत ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स। ओके, तो इसमें यहाँ पे संस्कृत में आपको चीजें लिखी गई थी, जैसे डिक्शनरी होती है हिंदी इंग्लिश से हिंदी, ऐसे ही यहाँ पर संस्कृत में जो हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स थे उसके लिए इसका लॉन्च किया गया कोशाश्री का। दूसरा, आपको लैंग्वेज सिखाने के लिए, जैसे दैट इज C++, जावा, इन सब चीज़ों के लिए आपको वाइब AI लर्निंग डॉट प्लेटफॉर्म का यूज़ करा गया या फिर इसका लॉन्च करा गया, ताकि डिफरेंट बच्चों को सिखा सकें किसके बारे में? कोडिंग के बारे में। ओके, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो थी जुलाई 2025 में इनॉग्रेशन 5th एनिवर्सरी इनॉग्रेशन के दौरान लॉन्च की गई। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि दो स्कीम्स लॉन्च हुई, दैट इज द पीएम जनमन और दूसरी दजगुआ। ओके, दो स्कीम्स लॉन्च की गई ट्राइबल एरियाज के लिए, जिसमें रखा गया कि 384 हॉस्टल्स बनेंगे ट्राइबल एरियाज में, ताकि एजुकेशन फैसिलिटीज को और अच्छे से इम्प्रूव करा जाए।
फिर इन्होंने तारा ऐप का और माय करियर एडवाइज़र ऐप का इनॉग्रेशन किया, लॉन्च किया, ताकि टीचर को हेल्प मिल सके, साथ ही साथ गाइडेंस, करियर गाइडेंस के लिए बच्चों को या फिर जो भी जॉब सीकर्स है उनको हेल्प मिल सके। ठीक है? 4000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट लाया गया और कोशाश्री और वाइब एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म का लॉन्च करा गया। तो ये आपको मेन बात याद रखने की बातें हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट इज, अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमारा हो गया जो अभी करंट अफेयर से रिलेटेड था, एनईपी के, जो 2025 में ही किया गया था। अब अगर हम बात करें पार्ट 1 की, है ना, हमने देखा था ना पार्ट 4 है, 4 पार्ट है बेसिकली टोटल में, किसमें, एनईपी 2020 में। तो उसके पार्ट 1 की बात करेंगे चैप्टर वाइज या फिर आप बोल सकते हो यूनिट वाइज। ओके, तो सबसे पहली है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, अंडरस्टैंडिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। सो इम्पोर्टेंस क्या है ECCE की, दैट इज द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये लाया गया। पहले जो हमारा 10+2 सिस्टम था उससे हट करके हम दूसरे वाले सिस्टम, दैट इज द 5+3+3+4 सिस्टम पे क्यों आए, तो उसमें हमने ECCE का लॉन्च क्यों किया। सो बेसिकली ये रिपोर्ट के जरिए साबित हुआ कि 85% ब्रेन डेवलपमेंट जो है बच्चे का 6 साल से कम उम्र में ही हो जाता है, 85% ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है बच्चों को जो बेसिक शिक्षा है, बेसिक नॉलेज है, बेसिक रीडिंग राइटिंग की है और दैट इज़ मैथमेटिक्स की है, वो सिखाना प्ले वे मेथड के थ्रू। ओके, तो इसलिए ECC का आगमन किया गया या फिर इसको लॉन्च किया गया। अर्ली स्टिमुलेशन केयर एंड एजुकेशन आर क्रिटिकल फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि आपको पहले से ही उन्हें स्कूल में आना, मतलब स्कूल में आप लेकर जाओ, उन्हें सिखाओ कैसे आप सोसाइटी में रह करके सीखते हो, क्लास में रह करके सीखते हो, प्ले वे मेथड्स के थ्रू सीखते हो, नेचुरल एनवायरनमेंट में रह करके सीखते हो। तो वो ज़रूरी है किसके लिए, हमारे ECCE को, इसलिए हम लाया गया। ओके, सो यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी ECCE बाय 2030, सो एवरी चाइल्ड इज स्कूल रेडी बाय ग्रेड 1। तो इसका मेन पर्पस क्या था कि यूनिवर्सल एक्सेस मतलब सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं इंडिया में, सभी बच्चे को ECCE मतलब उनको प्री प्राइमरी या फिर नर्सरी आप बोल सकते हो, आंगनवाड़ी में, बाल वाटिकाज में, तो ये मिलनी चाहिए। और ये कब तक का लक्ष्य रखा गया कि सभी बच्चों को ECC मिले, 2030 तक ये लक्ष्य है। मतलब बच्चों को स्कूल रेडी कराया जाए बाय ग्रेड 1। ओके, मतलब फर्स्ट क्लास तक उन्हें स्कूल रेडी, की फिर बाद में जब वो फर्स्ट क्लास में आएंगे तो वो रोए ना और ये सब ना करे, वो पहले से ही रेडी रहे कि यस हमें पढ़ना है, आगे हमारी जो लाइन है, आगे हमारा जो काम है वो हमारा पढ़ना है या फिर शिक्षा ग्रहण करना है। तो उसके लिए पहले बच्चों को बाल वाटिकाज में या फिर आंगनवाड़ीज में या फिर प्री स्कूल्स में एडमिशन कराया जाए, ताकि बच्चे वहाँ पे प्ले भी सीखें, साथ ही साथ वो पढ़ना भी सीखे। ओके, तो इसलिए ECCE का लॉन्च किया गया। सो बेसिकली नेचर क्या है, तो सबसे पहले प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कराई जाए, ना कि आप पेन पेपर ले लो या फिर बुक्स ले लो और बच्चों को बोलते जाओ रटवाए जाओ, मतलब रोट मेमोराइजेशन नहीं कराना है। इसमें बच्चों को अल्फ़ाबेट्स के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, नंबर्स के, शेप्स के, कलर्स, पजल्स, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, ड्रामा, स्टोरी टेलिंग, आउटडोर और इंडोर प्ले, मतलब बच्चों को एक्टिविटीज कराई जाए जहाँ पर बच्चे एक्सपेरिएंशियल लर्निंग कर सकते हैं या फिर प्ले वे मेथड के जरिए फिर फन बेस्ड लर्निंग कराई जाए। ओके, सो focus on social, ethical, emotional and physical cognitive development along with early literacy and numeracy। तो बच्चों को लिटरेसी भी, मतलब बच्चे साक्षर भी हों, बच्चों को लैंग्वेज के बारे में उनका एटलीस्ट नाम लिखना आ जाए, या फिर आप बोल सकते हो कि उनको चीज़ों के बारे में पता हो कि अगर हम उन्हें ये दिखाएं तो वो बता सके कि ये तो पेन है ना। तो उनका सोशल विकास करना, सामाजिक विकास, एथिकल रूप से, इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव, हर तरह से बच्चे का विकास करना मेन एम था या फिर इस पे फोकस करा गया। साथ के साथ लिटरेसी और न्यूमरेसी पर भी, है ना, कि बच्चे प्लस माइनस करना करना सीख जाए, या फिर 1+2+3 या फिर 1 2 3, है ना, या फिर रिवर्स काउंटिंग, ये सारी चीजें भी सीख जाए। सो नेशनल फ्रेमवर्क लाया गया, तो NCERT ने डेवलप किया था, नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ECCE। सो बेसिकली इससे आपको पूछा जा सकता है कि NCPF ECCE की फुल फॉर्म क्या है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसने डेवलप किया था। तो ये NCERT ने डेवलप किया था, जिसका जो कि बनाया गया था किसके लिए, फॉर द एज ऑफ 8, है ना, अप टू द एज ऑफ 8। तो मतलब 8 साल तक के बच्चों के लिए ये नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ECC बनाया गया।
कितने साल तक? 8 साल तक के बच्चों को। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक तो 0 से 3 और एक 3 से 8, है ना? मतलब 0 से 3 साल तक के बच्चे के लिए, फिर 3 से 8 साल तक के बच्चे के लिए। 0 इन द सेंस की इन्फेंट, ओके? So basically based on research, best practices and Indian local traditions like stories, songs, arts and games, तो इस नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क में क्या होना चाहिए कि बच्चों को स्टोरीज के थ्रू लोकल ट्रेडिशन सिखाए जाएं, सॉन्ग सिखाए जाएं, आर्ट्स और गेम्स के थ्रू बच्चों को बताया जाए, और ये एक्ट एज अ गाइड फॉर पेरेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन। सो बेसिकली जब पेरेंट्स भी उनको अच्छे से समझा पाए, और साथ के साथ जिस इंस्टीट्यूट में या फिर जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी वो इन सब चीज़ों को समझ सके। तो यहाँ पर आपसे पूछे जाने वाला सवाल क्या हो सकता है, क्वेश्चन क्या हो सकता है कि किसने डेवलप किया NCP-FECCE। साथ के साथ आपसे ECC की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और कितने एज तक ये डेवलप किया गया है, तो अप टू द एज ऑफ 8, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, दैट इज 0 to 3 एंड 3 to 8 ईयर्स। ओके, समझ में आया क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सो बेसिकली एक्सेस एंड डिलीवरी की बात करें तो ECC विल रीच चिल्ड्रन वाया। तो अब ECC कैसे बच्चों तक पहुंचेगा? तो सबसे पहले तो स्टैंड अलोन आंगनवाड़ीज, है ना? आंगनवाड़ीज होती है ना गांव में, तो उसमें बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। आंगनवाड़ीज को प्राइमरी स्कूल से आप कनेक्ट कर दो, या फिर प्री प्राइमरी क्लासेस, दैट इज एज 5 to 6 इन स्कूल्स, या फिर प्राइवेट स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स की। कुछ जो स्कूल्स होते हैं वो सिर्फ प्री स्कूल ही होते हैं, आपके एरिया में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर डिफरेंट एरियाज में जहाँ पर सिर्फ प्री स्कूलिंग शिक्षा दी जाती है, तो वो भी हो सकता है। साथ ही साथ वो स्कूल्स जहाँ पर प्री स्कूल भी दे दिया जाता है, और आंगनवाड़ीज में भी, और सिर्फ जो आंगनवाड़ीज हैं वो भी। ओके, कि प्राइमरी स्कूल में आप आंगनवाड़ी रख दो, या फिर सिर्फ आंगनवाड़ी हो जहाँ पर बच्चों की नीड्स पर फोकस करा जाता है। सो इस तरह से बच्चों को ECC की शिक्षा दी जा सकती है, जहाँ पर टीचर्स और वर्कर्स विल स्पेशली ट्रेन्ड इन ECC पेडागोजी, और जो टीचर्स हैं जो उन्हें पढ़ाएंगे, जो उन्हें समझाएंगे, तो उनके पास ECCE पेडागोजी मतलब कैसे तरीके से बच्चों को पढ़ाना है उसके बारे में वो स्पेशली ट्रेंड हो। ओके, तो मतलब डिप्लोमा कोर्स कराया जाए किसके लिए? ECCE के कोर्स के लिए, ताकि टीचर्स अच्छे से लायक बन सके कि वो छोटे बच्चों को पढ़ा सके, समझा सके। सो आंगनवाड़ीज को स्ट्रेंथन करने का मेन एम रखा गया कि चाइल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कि बच्चों के लिए गेम्स होने चाहिए, पजल्स होने चाहिए, और प्ले इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वेल ट्रेन्ड स्टाफ होना चाहिए। साथ के साथ बच्चों को स्मूथ ट्रांजिशंस टू स्कूल्स, लाइक छोटे छोटे टूर्स कराओ, जैसे आप जू में लेकर के जा सकते हो, या फिर फार्म हाउस में लेकर के जा सकते हो, है ना? या फिर आप दैट इज वाटर पार्क लेकर के जा सकते हो, या फिर जॉइंट एक्टिविटीज आप करा सकते हो बच्चों को क्लास में ही फ्लैश कार्ड के जरिए, है ना? और इंटीग्रेशन ऑफ आंगनवाड़ीज विद स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एंड क्लस्टर, की अब इंटीग्रेट कर दो, मतलब मिला दो आंगनवाड़ी को स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में, कि आंगनवाड़ी कहाँ पर हो? स्कूल्स में ही हो, ताकि बच्चों को अलग से ना जाना पड़े, वहीं पे वो अपनी शिक्षा आगे कंटिन्यू कर सके। सो अब अगर हम बात करें तो लर्निंग एक्टिविटीज और देयर डेवलपमेंटल गोल्स के अकॉर्डिंग ECC की लर्निंग, सो लर्निंग एक्टिविटीज लाइक द अल्फाबेट्स, लैंग्वेज, नंबर, काउंटिंग, कलर्स एंड शेप्स। और डेवलपमेंटल गोल्स क्या होने चाहिए ECC के? डेवलपमेंट ऑफ अर्ली लैंग्वेज लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि बच्चों को ABCD इनके बारे में पता हो, वर्ड कैसे फॉर्म करना है, मतलब 2 या 3 सेंटेंसेस, सॉरी लाइंस में वो वर्ड फॉर्म कर सके। ओके, उनको रीडिंग करनी आए थोड़ी समझ के, और साथ ही साथ वो 1 2 3 इन सब चीज़ों के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में सीख सके। सो लर्निंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो पजल्स, लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स उनकी डेवलप, मतलब संज्ञानात्मक विकास और आलोचनात्मक सोच स्किल्स उनकी मजबूत हो, इसलिए उनको ऐसे तरह से पढ़ाया जाए जिसमें पजल्स, लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज हो। इंडोर और आउटडोर प्ले कराया जाए, जिससे फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट बच्चों की बढ़ेगी। ओके, ड्राइंग, पेंटिंग, विजुअल आर्ट, क्राफ्ट, ड्रामा, पपेट्री, म्यूजिक एंड मूवमेंट। तो बच्चों को डांस भी कराया जाता है। आप देखोगे अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, तो जब वो स्कूल में जाता है तो बच्चों की वीडियोस भी आती हैं कि उनको डांस सिखाया जा रहा है, या फिर उनको कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज सिखाई जा रही हैं, तो जिससे बच्चों के अंदर कल्चरल और आर्टिस्टिक डेवलपमेंट पैदा हो। साथ ही साथ ग्रुप एक्टिविटीज, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज, पर्सनल एंड पब्लिक क्लीनलीनेस पे फोकस करा जाए, ताकि बच्चे सोसाइटी में कैसे रह सकते हैं, उनकी सोशल कैपेसिटीज डेवलप हो, टीम वर्क डेवलप हो, कोऑपरेशन और गुड बिहेवियर एंड कॉर्टेसी एंड द सेंसिटिविटी एंड एथिक्स, कि वो अच्छे और गलत चीज़ों के बारे में सोचे समझ सके, मोरल वैल्यूज उनकी डेवलप हो।
तो इसलिए कुछ ये लर्निंग एक्टिविटीज जिसके थ्रू जो लर्निंग डेवलपमेंट गोल्स हैं वो अचीव हो सकते हैं। ओके, सो टीचर ट्रेनिंग की बात करें तो एग्जिस्टिंग आंगनवाड़ी वर्कर विल बी अपस्किल्ड, जो आंगनवाड़ी में काम कर रही हैं उनको अपस्किल्ड करा जाएगा। और अगर हम बात करें 10+2 पास हैं अगर वो, तो उनको 6 मंथ ECCE सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर 10th पास नहीं है, बिलो 10+2 है, मतलब उन्होंने 10th की हुई है, तो उनको 1 ईयर ECCE डिप्लोमा करना पड़ेगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का डिप्लोमा करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये किसके लिए है, ये उनके लिए है जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ओके, जो ऑलरेडी वर्क कर रही हैं वहां पर। सो ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, डिजिटल, डोर टू होम, ओके, और दैट इज अ स्मार्टफोन्स विद मंथली मेंटोरिंग बाय क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स, है ना, मतलब क्लस्टर रिसोर्स सेंटर बनाए जाए जहाँ पर डिफरेंट आंगनबाड़ी के जो वर्कर्स हैं वो आकर के उनको सिखाया जाए डिजिटल वे से। सो लॉन्ग टर्म में बात करें तो प्रोफेशनल केडर ऑफ ECC एडुकेटर विद करियर मैपिंग एंड CPD, ओके, मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो उनको बेसिकली वर्कशॉप्स और सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया जाए ताकि वो सभी बच्चों की नीड्स का ध्यान रख सके और उन्हें पढ़ा सके। और स्पेशल कवरेज की गई ट्राइबल स्कूल्स पे जिसको बोला गया आश्रम शालाज। ओके, so alternative schooling to include ECC in a phased manner, कि आप ECC हर जगह पर, है ना, हर जगह पर आप उसे यूज कर सको, हर जगह पर इम्प्लीमेंट कर सको। तो इसके लिए आश्रम शालाज ओपन की गई, ट्राइबल स्कूल्स जिन्हें बोलते हैं। ओके, so the next one is the governance and responsibility. So MHRD responsible for curriculum and pedagogy, ensuring continuity from pre-primary to primary. तो MHRD that is the Ministry of ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल होगी करिकुलम एंड पैडागोजी के लिए, जिससे ये इंश्योर करा जाए कि प्री प्राइमरी से प्राइमरी एजुकेशन तक बच्चों को सही एजुकेशन मिल रही है। ओके, टीचर्स भी ट्रेंड हैं और बच्चे भी अच्छे से एजुकेशन ले पा रहे हैं। सो अब ये जो ECCE है, ये 4 इसमें मिनिस्ट्रीज आती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री नहीं आती है या फिर कौन सी 4 मिनिस्ट्रीज आती हैं, आपसे ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ HRD जिसका नाम अब MOE रख दिया गया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ये 4 मिनिस्ट्री मिलकर के ECC के लिए काम करेंगी ताकि स्पेशल जॉइंट टास्क फोर्स भी रखी जाए ताकि स्मूथली इंटीग्रेशन चलता रहे, स्मूथली सब चीज़ें ये सारे लोग मिल करके काम करते रहे। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट चैप्टर। अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट यूनिट, तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हमने पढ़ा था अभी, तो ये क्या है, एंड अर्जेंट एंड नेसेसरी प्रीरिक्विजिट टू लर्निंग। सो बेसिकली इंपॉर्टेंस एंड करंट चैलेंज की बात करें तो रीडिंग, राइटिंग एंड बेसिक न्यूमरेसी, फाउंडेशन फॉर ऑल लर्निंग। सो बेसिकली ये क्या है, मतलब क्यों ज़रूरत है हमें फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो बच्चों को अगर हम ECC पैटर्न से सिखा रहे हैं या फिर उनको शुरू से ही उनको शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा देने का मतलब ये नहीं खेल कूद करा दिया और शिक्षा दे दी, बच्चों का हर तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट आपको करना है। तो बच्चों को जो फाउंडेशनल लर्निंग है वो भी कराई जाए, मतलब उनको अल्फ़ाबेट्स के बारे में सिखाया जाए, ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ए से क्या होता है, बी से क्या होता है, सी से, डी से, है ना, और उनको ए अनार, आ से आम, ये भी सिखाई जाए हिंदी में। और अगर हम बात करें तो दैट इज द उनको 1 2 3 बेसिक उनको प्लस माइनस करना आ सके, ओके, और रीडिंग करनी आ सके छोटे छोटे वर्ड्स को। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, किसके लिए, एक तरह से लर्निंग को फाउंडेशन बनाने के लिए उसकी नींव रखी जाती है बेसिकली यहाँ पर। सो इंडिया फेसेस अ लर्निंग क्राइसिस, ओवर 5 करोड़ एलिमेंट्री स्टूडेंट्स कैन नॉट रीड बेसिक टेक्स्ट और डू सिंपल मैथ्स। तो ये रिपोर्ट्स आई थी सामने, तभी ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई कि इंडिया में 5 करोड़ ऐसे एलिमेंट्री स्टूडेंट्स हैं, एलिमेंट्री मतलब जिन्होंने अपनी प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस पास कर ली हैं, वो फर्स्ट क्लास में आ गए हैं, वो सिंपल रीडिंग या फिर सिंपल टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते। जैसे उनको लिख दिया गया SUN, है ना, तो इसको भी नहीं पढ़ पा रहे, या फिर सिंपल मैथ भी नहीं कर पा रहे, जैसे 1+2 क्या होता है। तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमें इंडिया में भी। ओके, सो नेशनल मिशन की बात करें तो यूनिवर्सल FLN बाय ग्रेड 3 इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो ये रखा गया नेशनल मिशन कि बच्चों को तीसरी क्लास तक बच्चों को यूनिवर्सल FLN करना है हमें, मतलब हर बच्चे को फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी आनी चाहिए। ओके, इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा गया और ये जो FLN है वो अचीव करी जानी चाहिए 2025 तक।
तो क्या ये अचीव हुई है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, सो एफएलएन को अचीव करा जाए 2025 तक कि सभी बच्चे को, अपनी तीसरी क्लास तक के बच्चे को एटलीस्ट उन्हें नाम लिखना, उन्हें पढ़ना और उन्हें मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, सो नेशनल मिशन ऑन एफएलएन में कौन आते हैं? सो बेसिकली इसमें आते हैं MHRD, that is MOE, Ministry of Education plus state या UTs to prepare stage wise plans with monitoring। ओके, मतलब स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी होंगे जो कि स्टेज वाइज प्लान बनाएंगी कि बच्चे को प्री प्राइमरी में क्या सिखाना है, फिर प्राइमरी में क्या सिखाना है, फिर फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, ताकि बच्चे को आप अच्छे से एक बेहतर सिस्टमेटिक तरीके से समझा सको। ओके, सो टीचर्स ट्रेंडिंग की बात करें तो वैकेंसीज जो हैं किसके लिए, ईसीसी के लिए, वो क्विकली फिल्ड होनी चाहिए, स्पेशली जो डिसएडवांटेज एरियाज है लाइक रूरल एरियाज या फिर आप बोल सकते हो ट्राइबल एरियाज। ओके, सो लोकल टीचर प्रेफर्ड होने चाहिए कि जो फॉर एग्जांपल अगर हम असम में कोई वैकेंसी फिल कर रहे हैं तो वहां पर प्रायोरिटी मिलनी चाहिए असम के लोगों को। ओके, ये नहीं कि हरियाणा से लोग चले गए। सो नॉलेज ऑफ ऑल, जिनको नॉलेज है उस लोकल लैंग्वेज की, जो लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि हमने देखा है कि मदर टंग में बच्चे को पढ़ाना है शुरुआती दौर में, है ना, तो वो कैसे कर सकते हैं जब टीचर ही वहां की मिले आपको जहां पर आप पढ़ा रहे हो। सो जो प्यूपिल टीचर रेशियो होगा, मतलब कितने टीचर पर कितने बच्चे होने चाहिए, तो नॉर्मल स्कूल की बात करें तो 30:1 कि 30 बच्चों पर एक टीचर होनी चाहिए। डिसएडवांटेज एरिया लाइक रूरल एरियाज या फिर ट्राइबल एरियाज की बात करें तो वहां पर 25:1 होना चाहिए, है ना, तो 25:1 होना चाहिए डिसएडवांटेज एरियाज में। सो टीचर्स ट्रेन्ड एंड सपोर्टेड कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर एफएलएन, उनको प्रॉपरली उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट मिलती रहे कॉन्टिन्यूसली, कि जो भी अपडेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, अपडेटेड चीज़ें हैं, करिकुलम है, उस चीज़ को वो रेगुलर अपडेटेड रहे, तो उसके लिए उनके लिए वर्कशॉप, सेमिनार्स कंडक्ट कराए जाए। ओके, और दैट इज द, आप बोल सकते हो कि कॉन्फ्रेंसेज कंडक्ट कराए जाए। ठीक है, सो करिकुलम एंड पेडागोजी की बात करें तो अर्ली रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अरिथमेटिक एंड मैथ थिंकिंग उन्हें आनी चाहिए और इस पर फोकस करा गया। डेली आवर्स प्लस ईयरली इवेंट्स फॉर एफएलएन, कि डेली आपको ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखानी है और इवेंट्स भी कराए जाए एफएलएन के लिए। सो बेसिकली कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होता रहे बच्चे का, फॉर्मेटिव एंड अडेप्टिव, कि बच्चों को अगर आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप उनको फॉर्मेटिव असेसमेंट की मदद से देख सकते हो कि किस चीज़ में उनको दिक्कत है, आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर सकते हो, फिर उनके लिए क्या रेमेडी लेनी है या फिर उनकी फीडबैक के जरिए आप उनका दोबारा से असेसमेंट ले सकते हो। तो पर्सनलाइज लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया टीचर एजुकेशन प्लस अर्ली ग्रेड करिकुलम रीडिजाइन फॉर स्ट्रॉन्ग एफएलएन फोकस। तो टीचर एजुकेशन को भी रीडिजाइन करा गया कि जो प्राइमरी, प्री प्राइमरी एजुकेशन वाले बच्चे हैं, फिर एलिमेंट्री वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या टीचर्स होनी चाहिए, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और अर्ली ग्रेड करिकुलम डिजाइन किया गया ताकि बच्चों को उनके अकॉर्डिंग सिखाया जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल। सो सिंस लैक ऑफ ईसीसी क्रिएट अर्ली गैप्स, कि जो ईसीसी सेंटर्स हैं या फिर आप बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं जिसकी वजह से अर्ली गैप्स हमें देखने को मिलते हैं। सो 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल होना चाहिए एट ग्रेड 1 एंट्री। जब वो फर्स्ट क्लास में एंटर करेंगे तो उनके लिए 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल रखा जाए, जहाँ पर बच्चों को देखा जाए कि उनको कितनी चीज़ों के बारे में पता है, उनको प्ले वे मेथड से दोबारा सिखाया जाए ताकि वो रेडी हो जाए आगे की क्लासेस में फर्दर पढ़ने के लिए। तो जिसमें अल्फ़ाबेट, साउंड्स, वर्ड्स, कलर, शेप्स और नंबर्स होने चाहिए, प्लस पीयर एंड पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, बिकॉज विदाउट दैम अ टीचर अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, तो वो थोड़ा बहुत ही कर सकता है, और वो भी अगर पेरेंट्स और पीयर्स की सपोर्ट नहीं मिलेगी या इन्वॉल्व नहीं कराए जाएंगे तो वो सब उसको वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता ईसीसी को। ओके, सो दीक्षा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, बेसिकली इट इज अ डिजिटल नॉलेज शेयरिंग। ओके, सो बेसिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग, बेसिकली इसमें क्या है, दीक्षा प्लेटफॉर्म में मल्टीपल सेंट्रल एंड स्टेट प्रोग्राम्स। सो दीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो टीचर लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाते हैं यहाँ पे, लेसन प्लान एंड टीचर टूल्स, एक्सप्लेनेशन कंटेंट होते हैं जो ईसीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए, प्रैक्टिस एंड होमवर्क, क्वेश्चन बैंक्स एंड एग्जाम प्रिपरेशन कैसे कराई जाए, क्या मेथड्स होने चाहिए, असेसमेंट कैसे लेना है, और क्विजेस भी, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। सो एफएलएन रिपोजिटरीज के लिए कि आप बच्चों को क्या सिखा सकते हो, कैसे पढ़ा सकते हो, तो उसके लिए आप दीक्षा प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। सो अगर हम टेक्नोलॉजी टूल्स का यूज़ करेंगे तो जिससे टीचर्स और लैंग्वेज बैरियर क्या है वो ख़त्म हो जाएगा।
है ना, कोई गैप नहीं रहेगा। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ाई में जब आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करोगे तो आप बेसिकली बहुत अच्छे से बच्चों को बता सकते हो कि आप क्या कहना चाहते हो, है ना? सो लैंग्वेज गैप बहुत कम देखने को मिलेगा। सो पीयर ट्यूटोरिंग एंड वॉलंटियर्स की बात करें तो वन ऑन वन पीयर ट्यूटोरिंग हाईली इफेक्टिव, है ना? एक के ऊपर एक बच्चे को, मतलब 2 बच्चे को साथ में मिलकर के उन्हें साथ मिलकर के पढ़ाएँ। स्टूडेंट कैन टीच पीयर्स जॉयफुली अंडर टीचर सुपरविजन, कि टीचर तो उनका ध्यान रखेगा ही बेसिकली, पर साथ में एक साथ एक-एक बच्चा अपना दोस्त बना करके या फिर अपने क्लासमेट्स के साथ मिलकर के पढ़े, तो जिससे कोऑपरेटिव लर्निंग भी होगी। ईच वन टीच वन अप्रोच यूज़ होनी चाहिए। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ईच वन टीच वन अप्रोच किस लिए है? तो ये पीयर ट्यूटोरिंग और वॉलंटियर्स के लिए है। वॉलंटियर्स फ्रॉम कम्युनिटी एनकरेज टू जॉइन ईच वन टीच वन, कि हर एक वॉलंटियर एक इंसान को पढ़ाएगा। ओके, सो स्टेट्स टू क्रिएट इनोवेटिव मॉडल्स फॉर कम्युनिटी सपोर्ट। आगे देखिए, तो रीडिंग कल्चर एंड बुक्स की बात करें तो यहाँ पर इंजॉयबल बुक्स होनी चाहिए हर लैंग्वेज में, और हाई क्वालिटी ट्रांसलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हिंदी इंग्लिश में लिखा है उसको हिंदी में बहुत हाई लैंग्वेज में आपने लिख दिया हो। पब्लिक लाइब्रेरीज और स्कूल्स डिजिटल लाइब्रेरीज और विलेज लेवल्स एक्सेस होना चाहिए। साथ के साथ बुक क्लब्स और नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी NBPP का लॉन्च किया जाए, जिसमें अवेलेबिलिटी, क्वालिटी और रीडरशिप ऑफ बुक्स मिल सके। ओके, सो नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलबींग। सो ये अंडर न्यूट्रिशन हिंडर्स लर्निंग, जैसा इसमें देखा गया कि जो भी बच्चे अंडर नरिश्ड हैं, है ना, जो भी मेल नरिश्ड हैं, उससे उनकी लर्निंग पे बहुत नेगेटिवली इफेक्ट होता है। तो हेल्थ भी पे भी फोकस करा जाए और मील्स पर भी। तो मिड डे मील्स को एक्सटेंड करा जाए, प्लस एनर्जाइजिंग ब्रेकफास्ट दिया जाए बच्चों को, जैसे कि पीनट्स, चना, जैगरी दैट इज गुड, है ना, और लोकल फ्रूट्स दिए जाएं बच्चों को, ताकि उनका माइंड डेवलप रहे और वो एक बैलेंस डाइट प्रॉपरली ले सके। ओके, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए, 100% इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, और हेल्थ कार्ड होने चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वहाँ पर आप रिपोर्ट देख सको कि किस बच्चों को कितना आप बोल सकते हो कि कितनी उसकी हेल्थ है, कितना उसमें मेल न्यूट्रिशन है, या फिर और क्या प्रॉपर मेजर्स लिए जा सकते हैं। सो काउंसलर्स, सोशल वर्कर और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए बच्चे के मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग पे को ठीक रखने के लिए। सो नेक्स्ट इज कर्टेलिंग ड्रॉप आउट। अब ये जो थर्ड आपकी यूनिट है, कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल। ये पढ़ने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो बेसिकली क्या चैलेंज देखा गया कि इंडिया अचीव नियर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एनरोलमेंट। तो इंडिया में हमें ये देखने को मिलता है कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक जो बच्चे दैट इज एडमिशन लेते हैं, मतलब यहाँ तक बच्चे एनरोलमेंट तो करा लेते हैं, बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, आगे की क्लासेस में जाते हैं, तो उनका जो आप बोल सकते हो कि ड्रॉप आउट रेशियो है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। कुछ लड़कियां समझ के निकाल लेते हैं, कुछ लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, कुछ लोगों के पास अच्छे टीचर्स नहीं होते हैं, तो वो नहीं पढ़ाते हैं इसलिए। सो बेसिकली ड्रॉप आउट रेट्स आर हाई इन लेटर ग्रेड्स। फॉर एग्जाम्पल, जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, बेसिकली ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या है कि जो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, ओके, और फिर बाद में क्या करते हैं, बाद में कुछ क्लासेस पढ़ने के बाद वो ड्रॉप आउट ले लेते हैं, मतलब वो निकल जाते हैं, वो हट जाते हैं, है ना, वो आते ही नहीं है कभी स्कूल में। तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बेसिकली जो बच्चे एनरोल करा लेते हैं, तो ग्रेड 6 to 8 तक की बात करें तो 90.9% है। GER 9 to 10 में 79.3% रह जाता है, मतलब 90.9% का 79.3%। और 11-12 की बात आती है तो वहाँ पे सिर्फ 56.5% बच्चे ही एजुकेशन ले पाते हैं टोटल। ओके, सो 3.22 करोड़ चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 17 आउट ऑफ स्कूल। ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है 2017-18 की। इसमें इन्होंने कंक्लूड करा है कि 6 से 17 साल तक के तीन अ, 3 करोड़ बच्चे, 3 करोड़ मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्कूल है, मतलब जो स्कूल जाते ही नहीं हैं। ओके, तो अब इसके लिए क्या रखा गया, गोल रखा गया कि 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो हो प्री स्कूल से 12वीं क्लास तक, 12th क्लास तक, बाय 2030, कि 2030 तक आपको 100% बच्चे होने चाहिए किसमें, एडमिशन्स में, उनके एडमिशन्स हो, कोई रह ना जाए पीछे। सो 2 मेन इनिशिएटिव्स लिए गए। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस, सेकंड ट्रैकिंग एंड पार्टिसिपेशन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस मतलब अच्छी लाइब्रेरीज दी जाए, सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए, स्कूल्स में वेल इक्विप्ड उसके जो भी रिसोर्सेस है वो होने चाहिए,
प्री प्राइमरी से ग्रेड 12 तक जो भी चाहिए। टीचर वैकेंसीज फिल होनी चाहिए, रेगुलर और ट्रेन टीचर्स होने चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल को अपग्रेड करा जाए, है ना, और जो न्यू वंस हैं और जहाँ पे ज़रूरत है नए स्कूल्स ओपन करने की तो वो ओपन करी जाए। और हम इसके अपोजिट क्या देख रहे हैं कि स्कूलों को बंद करा जा रहा है ना। अपग्रेड तो बहुत दूर की बात है। सो ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्टल्स प्रोवाइड करे जाए गर्ल्स के लिए, ताकि उनको इजीली एक्सेस ले सके वो हर कहीं पर भी जाने के लिए स्कूल्स में। सो ऑल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स होने चाहिए, ताकि जो माइग्रेंट है या ड्रॉप आउट चिल्ड्रन है वो पढ़ सके सोसाइटी में रहकर, जैसे वो एनजीओज में जाकर के पढ़ सकते हैं, या फिर उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन है जिसके थ्रू वो पढ़ सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव या फिर डिजिटल माध्यम के जरिए बच्चों को पढ़ा सकते हो। ओके। तो ट्रैकिंग एंड पार्टिसिपेशन, आप बच्चों का एनरोलमेंट ट्रैक करते रहो, देखते रहो कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, उनके लर्निंग लेवल्स क्या है स्टूडेंट्स के। री एंट्री और कैचअप सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करा जाए। ये सिस्टम्स होने चाहिए ताकि बच्चे दोबारा से अगर कोई जा रहा है तो आप उनको बोल सको कि आप स्कूल से मत निकलो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप उनका प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते रहो। काउंसलर और सोशल वर्कर्स होने चाहिए जो कि स्कूल्स से लिंक्ड रहेंगे, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एनरोलमेंट रेशियो बढ़े। पेरेंट्स और कम्युनिटीज और स्टूडेंट्स सबको साथ मिलकर के लेके चल सके। सिविल सोसाइटी एंड डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट वर्कर्स इंटीग्रेटेड इनटू सपोर्ट मैकेनिज्म। ओके। तो डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट वर्कर्स होने चाहिए और सिविल सोसाइटी होनी चाहिए जो काम कर सके लोगों को पढ़ाने के लिए। ओके। रिटेंशन एंड इक्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन इज की टू स्टॉप ड्रॉप आउट्स। अगर हम क्वालिटी एजुकेशन देते रहेंगे सरकारी स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में ही, तो ये ड्रॉप आउट रेशियो है वो ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा, है ना। अच्छे टीचर्स होंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा लाइक प्राइवेट स्कूल, तो ऑटोमेटिकली हमें देखने को मिलेगा कि ड्रॉप आउट रेशियो बहुत कम है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बसेस फैसिलिटी होंगी, हॉस्टल फैसिलिटी होंगी, तो उससे गर्ल्स के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। ओके। So incentive for teachers fluent in local languages to serve in high dropout rates. इंसेंटिव होने चाहिए उन टीचर्स के लिए जो लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाते हैं, है ना, ताकि जो हाई ड्रॉप आउट रेट एरियाज हैं उनको वो कम में कर सके, मतलब वहाँ पर ड्रॉप आउट रेट बहुत कम देखने को मिले। तो आप टीचर्स को अच्छे इंसेंटिव दोगे, अच्छे आप उनको बेनिफिट्स दोगे, तो टीचर्स लोकल लैंग्वेजेस के थ्रू पढ़ा करके और अच्छे से बच्चों को समझा पाएंगे। करिकुलम ओवरऑल लाइक मेक इट एंगेजिंग, रेलिवेंट एंड यूजफुल, कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो एंगेजिंग हो, रेलिवेंट टू योर लोकल कल्चर सोसाइटी एंड यूजफुल भी हो। सो मल्टीपल पाथवेज टू लर्निंग। तो बेसिकली अब ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है, अभी आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो ऑनलाइन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज करा रही हैं वाया NIOS, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एंड स्टेट ओपन स्कूल्स हैं ऐसे जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। अगर वो क्लासेस में नहीं भी आ पा रहे हैं तो वो घर में बैठ करके वीडियोस देख करके लेक्चर्स देख करके पढ़ सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या ऑफर करे गए हैं, लेवल A B C का, दैट इज रिलेटेड टू ग्रेड 3 5 और 8, सेकेंडरी दैट इज ग्रेड 10 और 12 क्लास के लिए, वोकेशनल एजुकेशन मतलब स्किल्ड एजुकेशन के लिए बच्चों को एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करा जाए, और अडल्ट लिटरेसी और लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम जिसके थ्रू बच्चे अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा अच्छा बढ़ा सके, स्किल्ड एजुकेशन वो ले सके, लाइफ स्किल एजुकेशन उनके पास हो। ओके। तो स्टेट्स टू प्रोवाइड ऑफरिंग इन रीजनल लैंग्वेजेस, बच्चों को रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाओ, है ना, वाया स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जैसे NIOS है, ऐसे ही SIOS का आप बोल सकते हो कि निर्माण करा जाए, ताकि स्टेट अपने वहाँ के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा दे सके, डिस्टेंस एजुकेशन भी। ओके। ओपन स्कूल होनी चाहिए। सो फ्लेक्सिबल स्कूल रेगुलेशंस लाइक मेक स्कूल रिक्वायरमेंट लेस रिस्ट्रिक्टिव, कि लेस रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे को बोल देते कि इतना परसेंट आपको आना ज़रूरी है, तो बच्चे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम पे फोकस करो, ना कि रिजिड इनपुट्स पे, कि आप ये फोकस मत करो कि बच्चे के मार्क्स आपको 90% कैसे लाने, आप ये फोकस करो कि बच्चे कितना अच्छा समझ पा रहे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ना, कितना अच्छा बच्चे को समझ में आ रहा है। तो लोकल वेरिएशंस को एनकरेज करो, मतलब उनकी कल्चर को, ज्योग्राफी को, डेमोग्राफिक्स को, ताकि बच्चे रिलेट करके समझ सके और उनका एनरोलमेंट रेशियो है वो भी कम ना हो। ओके। दैट इज हाँ। So that is a pilot alternative models like public philanthropic
पार्टनरशिप्स होनी चाहिए। जैसे आपने पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो पढ़ा है, तो यहाँ पे पब्लिक फिलेंथ्रोपिक पार्टनरशिप है, जिसमें जो समाज सेवक बेसिकली फिलेंथ्रोपिस्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि जो ऐसे बड़े बिजनेसमैन जो समाज के लिए अपना कुछ पार्ट, जो पैसे का पार्ट है वो डोनेट करते हैं, सो बेसिकली समाज सेवी उन्हें बोलेंगे। तो पब्लिक जो गवर्नमेंट है वो उनसे पार्टनरशिप रखे, किससे, फिलेंथ्रोपिक से, ताकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट एरियाज हैं, उनको भी इम्प्रूव करा जा सके। ओके, मतलब उनकी हेल्प हो सके किसी गवर्नमेंट की, और जिससे बच्चों को एजुकेशन भी मिल सके। सो कम्युनिटी एंड एल्यूमिनाई इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो बेसिकली वन ऑन वन ट्यूटोरिंग होनी चाहिए कि बच्चे एक दूसरे को समझा सके। एक्स्ट्रा हेल्प सेशंस, करियर गाइडेंस एंड मेंटोरिंग और टीचर सपोर्ट प्रॉपर्ली मिलनी चाहिए बच्चों को। ओके, टैप इनटू सीनियर सिटीजन्स, एल्यूमिनाई और लोकल कम्युनिटी मेंबर्स को बुलाओ आप स्कूल्स में, उनको, बच्चों को प्रेरित करने के लिए बोलो। और डेटाबेस क्रिएट करो वॉलंटियर्स का, लाइक रिटायर्ड टीचर्स या फिर साइंटिस्ट या फिर प्रोफेशनल, ताकि आप उनको अपने स्कूल्स में बुला करके बच्चों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कह सको। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज द नेक्स्ट आप यूनिट बोल सकते हो, फोर्थ, करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, एंजॉयबल एंड एंगेजिंग। सो न्यू स्कूल स्ट्रक्चर क्या रखा गया है? पहले जो स्कूल स्ट्रक्चर था वो क्या था, 10+2 का, और उसको रिप्लेस करके क्या कर दिया गया है, 5+3+3+4। ओके, तो इसमें 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है। 5 साल जो है वो फाउंडेशनल एजुकेशन के लिए हैं, 3 साल प्रिपरेटरी एजुकेशन के लिए, बाकी के 3 साल मिडल स्टेज, और जो लास्ट ईयर्स हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। ओके, तो फाउंडेशनल स्टेज में आ जाते हैं 3 से 8 साल तक के बच्चे, जो कि प्री स्कूल से सेकेंड क्लास तक माने जाते हैं। सो प्ले बेस्ड, दैट इज द एक्टिविटी बेस्ड, फ्लेक्सिबल एंड फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। प्रिपरेटरी स्टेज की बात करें तो 8 से 11 साल तक के बच्चे, 3 to 5th क्लास तक के बच्चे, जिसमें बच्चों को प्ले वे मेथड्स के साथ भी पढ़ाया जाए, प्लस लाइट टेक्स्ट बुक, है ना। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल ही ऐसी टेक्स्ट बुक दे दी जहाँ पर कोई इमेजेस ना हो, बस जो लिखा है वो एक बोरिंग टाइप टेक्स्ट बुक आप दे दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रीडिंग पे, राइटिंग पे, लैंग्वेज पे, मैथ पे, आर्ट पे और फिजिकल एजुकेशन, बेसिकली ये फिजिकल एजुकेशन है, इस पे फोकस करना चाहिए बच्चों का। मिडिल स्टेज, दैट इज 11 to 14 ईयर्स की बात करें एज के, तो 6 to 8 ग्रेड्स के बच्चों को पढ़ाना। ओके, ये 6 to 8 ग्रेड तक के बच्चों के लिए है। सो इसमें क्या है, सब्जेक्ट टीचर इंट्रोड्यूस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एक्सपेरिंशियल लर्निंग अक्रॉस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट टीचर्स होने चाहिए, जैसे फिजिक्स के लिए अलग है, मैथ्स के लिए अलग है ना, ऐसे टीचर्स होने चाहिए। और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू, मतलब अमूर्त चीज़ों को अमूर्त कॉन्सेप्ट के थ्रू बच्चों को समझाया जाए अब, और बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इन्वॉल्व करा जाए, उसको एक्सपेंड करा जाए। और एक्सपेरिंशियल लर्निंग अक्रॉस सब्जेक्ट, बच्चे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखें। सेकेंडरी स्टेज, दैट इज 14 to 18 ईयर्स तक के बच्चों के लिए, जिसमें 9 से 12 साल तक के बच्चे आते हैं। सो मल्टी डिसिप्लिनरी, क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइस, vocational options and multiple exit and री एंट्री पॉइंट्स होने चाहिए इन क्लासेस में। मतलब अगर बच्चा कोई 11th क्लास के 10th क्लास के बाद जाना चाहता है, वो कुछ दूसरा कोर्स करना चाहता है, वो कर सकता है, फिर आगे वो जब भी चाहे तो 11th क्लास से या 12th क्लास से परसू कर सकता है अपनी एजुकेशन। ओके, और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए चॉइस में, जैसे कि बच्चे को अब ये नहीं कि आप जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उसमें दैट इज मेडिकल एंड नॉन मेडिकल हो, जिसमें मेडिकल में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आ जाता है, नॉन मेडिकल में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आ जाता है। और कॉमर्स में अगर हम बात करें बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ये सब आ जाते हैं। और आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, सोशल, दैट इज द पॉलिटिकल साइंस, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये नहीं होना चाहिए, ये जो हमने सिस्टम बना रखा है नॉन मेडिकल का, मेडिकल का, कॉमर्स का और आर्ट्स का। तो अब बच्चा क्या कर सकता है, मैथमेटिक्स के साथ साथ वो मैथमेटिक्स के साथ साथ वो फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ सकता है, वो ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ वो अकाउंटेंसी भी पढ़ सकता है। तो ये अप्रोच यूज़ करी जानी चाहिए 9 से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए। ओके, और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। सो होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब सर्वांगीण विकास पर फोकस करा गया है। बच्चों को रोट लर्निंग नहीं करानी है, मतलब आपको रट्टाबाजी करा करके नहीं, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है आपको, और उनकी समझ को बढ़ाना है ना। बच्चों के अंदर आप चरित्र निर्माण करोगे, जो कि 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक क्रिएटिविटी उनके अंदर डालो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एथिक्स और टीम वर्क उनके अंदर हो, ताकि वो सब लोगों को मिला करके, सब बच्चों को मिला करके साथ चल सके और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। एनसीईआरटी प्रिपेयर करेगी करिकुलम फ्रेमवर्क को, जो कि फोकस करेगी इन सब स्किल्स पे, लाइक क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एथिक्स और टीम वर्क।
कंटेंट रिड्यूस करो, कि कट डाउन टू कोर एसेंशियल, कि जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है वो कंटेंट लेकर के आओ, ना कि कुछ भी आप इंक्लूड कर रहे हो एनसीईआरटीज़ में। ओके, सो इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी डिस्कशन बेस्ड और लर्निंग होनी चाहिए, है ना। बच्चे अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, बच्चे क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं, डिस्कवर करें, खुद नई चीज़ों का निर्माण करें, खोजें नई चीज़ों को, और डिस्कशन बेस्ड लर्निंग बच्चों से कराई जाए, ना कि सिर्फ टीचर जो है वही बोलता है और बच्चे कुछ ना बोल सके। सो क्लासरूम इंटरैक्टिव होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव होनी चाहिए, फन और एक्सपीरियंशियल, की बच्चों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सिखाया जाए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब जो एक्सपीरियंसेस के थ्रू सिखाई जाती हैं चीज़ें, जैसे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, जिसमें आपको जॉयफुल मज़े के साथ साथ आपको इंडियन एथॉस के बारे में भी समझाया जाए, इंडियन नॉलेज के बारे में भी आपको समझाया जाए। जो हमारा आईटेप कोर्स है, दैट इज़ द इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, उसमें आपको बेसिकली सब्जेक्ट दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, जहाँ पर आप इंडिया के बारे में, इंडिया की मैथोडोलॉजी, इंडिया के जो फिलोसोफर्स या फिर आप बोल सकते हो कि मैथमेटिशियंस जो रहे हैं, इंडिया ने जो योगदान दिया अपनी जो हमारी एजुकेशन में, वैदिक एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, ताकि टीचर खुद समझेंगे तभी तो बच्चों को समझा पाएंगे। ओके, सो स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग, सो बच्चों को फिटनेस, टीम वर्क और सिटीजनशिप स्किल्स सिखाई जाए, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए, एंड असाइनमेंट जो होनी चाहिए वो लिंक्ड होनी चाहिए आउटकम से। ओके, सो स्टूडेंट फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस होनी चाहिए, मतलब नो हार्ड डिवाइड बिटवीन करिकुलर, को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर। तो बच्चे करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो जाना चाहते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट्स के बारे में एकेडमिक नॉलेज लेना चाहते हैं, या फिर को करिकुलर स्पोर्ट्स के बारे में, आर्ट्स के बारे में, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो जो चाहें वो कर सकते हैं। चॉइस होगी आर्ट, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के लिए आप किसी भी दैट इज़ किसी भी आप एरिया में जा सकते हो। सेमेस्टर या फिर शॉर्ट मॉड्यूल्स होने चाहिए, ताकि फॉर वाइडर सब्जेक्ट एक्सपोजर के लिए, कि आपको सेमेस्टर वाइज पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं कि एक साल में ही एक बार एग्जाम हो आपके और उसी में ही आपको सारा कुछ, उसी में आपकी नॉलेज चेक कर ली जाए। ओके, सो मल्टीलिंगुअलिज्म एंड लैंग्वेज पॉलिसी की बात करें, तो ग्रेड 5th तक बच्चों को मदर टंग में आपको समझाना, या फिर उनकी लोकल लैंग्वेज में, ओके, जैसा वो बोलते हैं, जो कि अगर हम 5th क्लास तक नहीं है, 5th क्लास तक तो है, बट प्रेफरेबली आप इसको 8th क्लास तक भी कर सकते हो। ओके, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे। सो बायलिंगुअल टीचिंग एनकरेज होनी चाहिए, कि टीचर को बायलिंगुअल होना चाहिए, बेसिकली उनको एक वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, साथ ही साथ एक भाषा जो आम बच्चों को समझ आती है, सभी बच्चों को समझ आएगी, तो वो होना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का इंट्रोड्यूस करा गया इसके लिए, फ्लेक्सिबल, एटलीस्ट 2 मस्ट बी इंडियन लैंग्वेज। ओके, और ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वो किसने इंट्रोड्यूस करा था या किसने रिकमेंड किया था सबसे पहले, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है। एटलीस्ट 2 मस्ट बी इंडियन लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में 2 लैंग्वेज तो ऐसे होनी चाहिए जो इंडियन लैंग्वेज हो, जो थर्ड लैंग्वेज है वो फॉरेन होनी चाहिए। ओके, ठीक है। सो संस्कृत एंड क्लासिकल लैंग्वेज, जिसमें तमिल, तेलुगु, ओडिया एटसेट्रा ऑफर्ड एज ऑप्शंस। फिर फॉरेन लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच, जर्मन, जापानीज एटसेट्रा एट सेकेंडरी लेवल। ओके, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो होनी चाहिए फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड हिंदी, और थर्ड जो है वो फॉरेन लैंग्वेज होनी चाहिए। और जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वहाँ पर फर्स्ट जो हो सकती है वो हिंदी हो सकती है, सेकंड आप बोल सकते हो कि दैट इज द इंग्लिश हो सकती है, और थर्ड लैंग्वेज कोई भी अदर फॉरेन लैंग्वेज। ओके, सेकेंडरी लेवल में जो कराई जाएगी। सो इंडियन साइन लैंग्वेजेस यूज़ करी जाए, ताकि जो बच्चे डिसेबल्ड है, जिनको सुनाई नहीं देता है, उनके लिए बच्चों को पढ़ाया जाए, है ना, उन बच्चों को भी आसानी से शिक्षा दी जाए। और लैंग्वेजेस पे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए इंडिया में, ओके, जिसमें ग्रेड 6 से 8 तक अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो प्रोजेक्ट ऑन लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया इन 6 to 8, उसका जो नाम रखा गया या फिर किसके अंडर में है ये, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ओके, आपको ये भी याद रखना है कि 6 to 8 तक के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं लैंग्वेज में, वो किसके अंडर में आते हैं, फिर कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक आते हैं, तो 6 to 8 क्लास तक आते हैं। ठीक है, जो ये पॉइंट्स है ना, वो आप अपने नोटबुक्स में साथ ही साथ क्या कर लो, लिख लो, ताकि आप उससे कभी भूलोगे भी नहीं। सुनते हो और उसके साथ लिखते हो तो आप आसानी से बहुत अच्छे से याद रख पाते हो। ओके, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। सो असेंशियल स्किल्स एंड सब्जेक्ट्स के बारे में देखें तो सब बच्चे को होना आना चाहिए, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, साइंटिफिक टेम्पर एंड लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएटिविटी एंड आर्ट, डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग, एआई, डिजाइन थिंकिंग। तो ये सारी चीजें आपको सिखानी है बच्चों को। ओके, बच्चों को आप कोडिंग और एआई के बारे में भी सिखाओगे क्लास 6 से। ओके, क्लास 6 से स्टार्ट कर दी गई है कि 6 क्लास से आपको आपको वोकेशनल लर्निंग कराई जाएगी। हेल्थ, न्यूट्रिशन और फिटनेस के बारे में,
एथिक्स की व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और जेंडर सेंसिटिविटी के लिए, सिटीजनशिप और एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए, ये सारी स्किल्स बच्चों को आनी चाहिए ताकि बच्चे एक अच्छा विद्यार्थी के साथ साथ एक अच्छा सिटीजन भी बन पाए, ओके, और कम्युनिटी में भी अपनी छाप छोड़ सके। तो वोकेशनल एक्सपोजर दिया जाए ग्रेड 6 to 8 तक, फन क्राफ्ट कोर्सेज प्लस 10 डे बैगलेस पीरियड, ओके, कि बच्चों को 10 दिन बैगलेस पीरियड्स कराए जाने चाहिए। बैगलेस इन द सेंस कि जहाँ पर वो बैग नहीं लेके आएंगे, नोटबुक्स नहीं लेकर के आएंगे, उनको फन क्राफ्ट कोर्सेज कराए जाएंगे। मतलब बच्चों को सिर्फ सिखाया जाएगा उनकी स्किल्स के बारे में कि क्या स्किल्स उनकी हैं या फिर जो स्किल्स हैं उनकी वो इम्प्रूव करी जाए, ओके। सो नॉलेज ऑफ इंडिया की बात करें तो एंशियंट मॉडर्न इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस फिलोसफी आर्ट्स, है ना, और इंडियन नॉलेज सिस्टम लाइक ट्राइबल इंडिजीनियस ट्रेडिशनल लर्निंग के बारे में बताया जाए, और विजिट्स एक्सचेंज कंपटीशन स्टोरी टेलिंग एंड फेबल्स, मतलब कहानियों के बारे में लाइक पंचतंत्र या फिर जतक। सो मोरल और एथिकल रीजनिंग पे भी फोकस करा जाना चाहिए। करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें तो NCFCE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन 2020-21 टू गाइड करिकुला अपडेटेड एवरी 5 to 10 years। जो NCFCE है वो हर 5 से 10 साल में अपडेट होना चाहिए, और इसमें करिकुलम क्या होना चाहिए, क्या बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें डिटेल्स होनी चाहिए। सो टेक्स्ट बुक में कोर नेशनल कंटेंट प्लस लोकल फ्लेवर भी, मतलब जहाँ पर आप जिस स्टेट में आप पढ़ा रहे हो तो वहाँ के बारे में भी उसमें नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ नेशनल कंटेंट भी होना चाहिए जो सभी को पता होना चाहिए। अवेलेबल इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेस, हर रीजनल लैंग्वेज में पता होना चाहिए, मतलब हर रीजनल लैंग्वेज में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या फिर टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। लो कॉस्ट और डाउनलोडेबल होनी चाहिए कि उसको आप डाउनलोड कर सको, मतलब वर्चुअल वे में भी होनी चाहिए, और स्कूल बैग वेट को जो कम कर सके, ओके। सो असेसमेंट रिफॉर्म की बात करें तो रोट से समिटिव असेसमेंट शिफ्ट फ्रॉम रोट एंड समिटिव असेसमेंट टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड फॉर्मेटिव, कि अब सिर्फ ये नहीं कि आपका 1 साल में एक बार पेपर लिया जाएगा या फिर आपकी सिर्फ जो आपने रट लिया उन चीज़ों का ही आपका मूल्यांकन होगा। आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी निपुणता के बेस पे आपका दैट इज मूल्यांकन हो, और फॉर्मेटिव हो जिसमें बच्चे अपने आप की कमियों के बारे में भी देख सके, मतलब फीडबैक ले सके, टीचर्स भी और बच्चे खुद की लर्निंग के भी। सो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड लाइक 360 डिग्री रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें बच्चे के एकेडमिक स्किल्स, वैल्यूज, सेल्फ पीयर टीचिंग असेसमेंट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ बच्चे के मार्क्स ही नहीं, डिफरेंट तरह से उनका मूल्यांकन होना चाहिए। सो एग्जाम्स एट ग्रेड 3, 5, 8 फॉर डेवलपमेंटल फीडबैक, ओके, एग्जाम्स होने चाहिए 3, 5th और 8th में फॉर डेवलपमेंटल फीडबैक, कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, क्या वो अब 5th क्लास के लिए रेडी है या फिर आगे आने वाली 8th क्लास के लिए रेडी है, ओके। सो बोर्ड एग्जाम्स होनी चाहिए 10th-12th में, कंटिन्यू बट मेड इजियर एंड फ्लेक्सिबल, और कोर कॉन्सेप्ट पे, कॉम्पिटेंसीज पे फोकस होना चाहिए, ना कि सिर्फ मेमोराइजेशन पे, ओके। अब इसमें दो अटेम्प्ट्स दिए जाने चाहिए, फर्स्ट इज द इम्प्रूवमेंट, सेकंड इज द मेन, ओके। 2 अटेम्प्ट आप दो बच्चों को ताकि बच्चे समझ सकें। सो सब्जेक्ट एट 2 लेवल्स, दैट इज द मॉड्यूलर एंड सेमेस्टर एग्जाम पॉसिबल, ओके। तो यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम्स भी होने चाहिए और 2 लेवल पे सब्जेक्ट होने चाहिए, मतलब आपको 2 पार्ट में सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देना है एनईपी के अकॉर्डिंग। सो परख इंट्रोड्यूस करा गया असेसमेंट के लिए, दैट इज फॉर नेशनल असेसमेंट सेंटर टू स्टैंडर्डाइज एंड गाइड असेसमेंट रिफॉर्म, कि असेसमेंट पे मूल्यांकन करने में बच्चों का क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज कैसे हो सकता है ना, क्या एग्जाम पैटर्न या फिर मूल्यांकन या फिर असेसमेंट आप बोल सकते हो। तो परख इंट्रोड्यूस कराया गया, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, परख की फुल फॉर्म और ये किस लिए और कब, मतलब किस में ये शो किया गया है ना। सो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू ऑफर कॉमन एप्टीट्यूड सब्जेक्ट एग्जाम रिड्यूसिंग कोचिंग कल्चर। तो बेसिकली यहाँ पर कॉमन एप्टीट्यूड, लाइक आप टीचिंग के लिए एग्जाम दे रहे हो तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए होना चाहिए और सब्जेक्ट एग्जाम होने चाहिए। तो NTA क्या करेगा, एक तरह से एक बॉडी बना दी गई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो टीचिंग एग्जाम रिलेटेड सारे एग्जाम्स लेगा, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स की बात करें तो टीचर्स टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर टैलेंट्स, तो टीचर्स होने चाहिए ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके और उनके टैलेंट्स को और भी ज़्यादा बढ़ा सके, उनको और भी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि मोटिवेट कर सके। सो स्पेशल गाइडलाइंस दी गई हैं NCERT और NCT के द्वारा फॉर द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स, कि उनके लिए क्लब्स एंड सर्कल्स हों लाइक साइंस, मैथ्स, म्यूजिक, पोएट्री, चेस एटसेट्रा,
ताकि उनको स्कूल्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल में सपोर्ट करा जाए। साथ के साथ उनके लिए ओलंपियाड भी कंडक्ट कराने चाहिए ताकि बच्चे अपना जो हुनर है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे दिखा सके। ओके, सो द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट आप बोल सकते हो यूनिट इज द फिफ्थ, दिस इज द टीचर्स। सो रोल ऑफ टीचर्स क्या है स्टूडेंट? टीचर्स शेप द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन एंड द नेशन। द रिस्पेक्ट एंड स्टेटस इन सोसाइटी मस्ट बी रिस्टोर्ड, है ना। तो टीचर का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले भी था। तो टीचर ही जो है वो शेप करते हैं फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन और नेशन। तो उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए सोसाइटी में, और उस सब चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। सो रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, सो बेसिकली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होनी चाहिए फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। कि जो अब जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड आईटेप जिसे बोलते हैं वो लॉन्च किया है, उसमें एनसीटी के द्वारा या फिर एनटीए के द्वारा जो टेस्ट लिया जाएगा एनसीटी के अंडर में, सो उसमें सिर्फ जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं वही एडमिशन ले सके। ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के बीएड में एडमिशन ले रहा है, और स्पेशली वो रूरल एरियाज में होना चाहिए। ओके, सो इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए, मतलब लोकल जॉब्स, हाउसिंग और अलाउंस दिए जाने चाहिए रूरल टीचर्स के लिए कि वो गांव में रहकर ही पढ़ा सके, वहीं पर ही रह पाए। और हॉल्ट एक्सेसिव ट्रांसफर्स, यूज ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ओके, जो एक्सेसिव ट्रांसफर्स होते हैं इनको कम कर दिया जाए, और ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर टीचर्स कुछ ना छुपा सके और जो डिफरेंट तरह के लोग हैं वो कोई करप्शन ना कर पाए। ओके, सो टेट को स्ट्रेंथन करा जाए, मजबूत करा जाए। जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जैसे सी टेट, एच टेट, रीड, ओके, यूपी टेट, तो बेसिकली ऐसे टेट एग्जाम्स जो कि फॉर ऑल स्कूल स्टेजेस के लिए कवर करे जाएंगे। अभी क्या था, अभी सिर्फ पीआरटी के लिए होता था अगर हम सीटेट की बात करें, और टीजीटी के लिए होता था, है ना। बट अब क्या करेंगे, अब क्योंकि हमने जो इम्प्लीमेंट कर दिया है आईटेप कोर्स को, तो उसमें 4 लेवल्स बना दिए जाएंगे। दैट इज द फाउंडेशनल लेवल के लिए, प्रिपरेटरी लेवल के लिए, मिडल के लिए और सेकेंडरी के लिए। सो टीचर हायरिंग टू इंक्लूड इंटरव्यूज एंड क्लास डेमोज एंड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो टीचर्स का इंटरव्यू होना चाहिए जिसमें उनका इंटरव्यू होना चाहिए, और दैट इज अ क्लास डेमोज कि कैसे वो क्लास में पढ़ाएंगे, और लोकल लैंग्वेज उनको कितने अच्छे से आते हैं जहाँ पे वो टीचिंग के लिए रिक्रूट करे गए हैं। सो शेयरिंग ऑफ टीचर्स अक्रॉस स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एंड हायरिंग लोकल एक्सपर्ट्स एज मास्टर इंस्ट्रक्टर, कि लोकल एक्सपर्ट्स भी रखो ताकि आप बच्चों को उनकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सको। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट है स्टेट्स टू फोरकास्ट सब्जेक्ट वाइज टीचर्स नीड फॉर 20 ईयर्स, कि स्टेट्स को बताना होगा कि 20 साल में उनको कितने टीचर्स की जरूरत है, वो सारी चीजें उनको लिखनी होंगी और फिर उनकी वैकेंसीज को फिल करना है। ओके, सो इससे ये दर्शाया जा सकता है कि 20 साल में, आने वाले 20 साल में या फिर जो अभी चल रहे हैं उसमें टीचर्स की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आएंगी, दिखेंगी हमें। सो सर्विस एनवायरनमेंट एंड कल्चर की बात करें, सो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, लाइक टॉयलेट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, आईसीटी, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप बहुत आसानी से पढ़ कर भी देख सकते हो। तो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस को बढ़ाना और उनको और भी ज़्यादा इंप्रूव करना, टीचर कम्युनिटी बिल्डिंग, रिसोर्स शेयरिंग और गवर्नेंस वहाँ पर हो सके। ओके, और नॉन टीचिंग ड्यूटीज रिड्यूस, टीचर्स नॉन टीचिंग ड्यूटीज नहीं होनी चाहिए टीचर्स के ऊपर, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मिड डे मील या वर्क, उनके लिए अलग से स्टाफ को अपॉइंट होना चाहिए। सो ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए टीचर्स को कि वो जिस मर्जी से पढ़ा सकते हैं, बस उन्हें बच्चों की लर्निंग, बच्चों के ऊपर फोकस करना है, बच्चों के ऊपर फोकस करके पढ़ाना है। सो सीपीडी प्रोवाइड करा जाए, ये पेपर में भी पूछा गया है कि सीपीडी कितने टाइम का होना चाहिए। तो 50 आवर्स ऑफ सीपीडी पर ईयर, कि एक साल में 50 जो आवर्स हैं या फिर 50 जो घंटे हैं वो आप सीपीडी कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए दिए जाने चाहिए टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए। वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराई जाए लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि आप जो डिफरेंट तरह से पढ़ाए जाते हैं टीचर्स को, या फिर डिफरेंट टीचर जिस तरह से पढ़ाते हैं आप उनका एक्सपीरियंस ले सको। ओके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें कर सको और अपनी जो शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनी शेयर कर सको डिफरेंट टीचर्स के साथ। मॉडर्न पेडागोजीज उसमें होनी चाहिए, लाइक कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल, आर्ट, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड और स्टोरी टेलिंग, जिससे डिफरेंट तरीके से आप डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के जरिए बच्चों को पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन, तो सीएमपी जिसे बोलेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि मेरिट बेस्ड प्रमोशन होने चाहिए और रिकॉग्निशन और सैलरी रेजेस, नोट बेस्ड ऑन सीनियोरिटी। तो हमसे ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि अकॉर्डिंग टू एनईपी, या फिर अब जो हमारी जो हम बोलते हैं कि प्रमोशंस होते हैं टीचर्स के, वो किस बेस पे होने चाहिए। तो किस बेस पे होने चाहिए, वो मेरिट बेस्ड होने चाहिए, रिकॉग्निशन के ऊपर होनी चाहिए, ना कि सीनियरिटी के बेसिस पे कि जो सीनियर है उसका आपने प्रमोशन कर दिया।
सो असेसमेंट पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, पीयर रिव्यूज, सीपीडी, कम्युनिटी सर्विसेज दी होनी चाहिए, जिसकी मदद से आप टीचर्स का असेसमेंट कर सको, देख सको कि टीचर्स को कितनी नॉलेज है। तो लीडरशिप के रोल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो टीचर्स को, स्कूल्स में, कॉम्प्लेक्सेस में, डाइट्स में और बीआरसीज में। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, एनपीएसटी, जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स बेसिकली। सो ये क्या है, ये 2022 तक फॉर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बाय 2022 फॉर रोल्स, कॉम्पिटेंसीज एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यूड एवरी 10 ईयर्स, कि हर 10 साल में ये देखा जाना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड बनाया गया क्या वो चल रहा है, क्या उसे मेंटेन करके रखा जा रहा है, उन सब चीज़ों को आपको देखना है। ओके, तो लिंक करा गया है इसे टीचर एजुकेशन के साथ, टेन्योर, सैलरी एंड प्रमोशंस के साथ, कि किसको कितना टाइम हो चुका है, उनकी सैलरी कितनी बढ़ रही है, प्रमोशंस कितने मिल रहे हैं, तो किस बेसिस पे मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है एनपीएसटी के द्वारा, दैट इज अ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द स्पेशल एजुकेटर्स। सो स्पेशल एजुकेटर्स अपॉइंट होने चाहिए, मतलब उनके लिए भी एक प्रॉपर कोर्स होना चाहिए ताकि वो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को पढ़ा सके। सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन और सर्टिफिकेशन होनी चाहिए बीएड में और इन सर्विस ट्रेनिंग में। एनसीटीई और आरसीए दोनों मिलकर के काम करें ताकि वो एडिक्वेट अवेलेबिलिटी करा सके, किसकी, स्पेशल एजुकेटर्स की या स्पेशल टीचर्स की। ओके, तो टीचर एजुकेशन क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एनईपी, तो 2030 तक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी जाएगी वो 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड है, मतलब जिसमें बीए, बीकॉम या बीएससी प्लस बीएड आपको कराई जाएगी, और वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में होगी। सो 2 साल से 1 साल की बीएड ऑप्शंस होनी चाहिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। ओके, कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए 2 साल, मतलब बाद में कर रहे हैं जो, ये भी होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए 1 साल। ऐसा नहीं कि आईटेप कर रहे हो, आईटेप वाले बच्चे ही बीएड कर सकते हैं, बाद में भी आप कर सकते हो। ओके, सो स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकम लाइक स्टूडेंट टीचिंग इन लोकल स्कूल्स, courses to include pedagogy, inclusive education technology, constitutional duties and environmental awareness। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए किसके कोर्सेज में, जो टीचर बनने वाले हैं, है ना, जो मतलब अभी बीएड कोर्स कर रहे हैं, तो ये सभी सब्जेक्ट्स बच्चों के इंक्लूड होने चाहिए ताकि वो समझा सके आगे जाके बच्चों को, और खुद भी समझ सके। लोकल एक्सपर्ट्स कैन बी ट्रेन्ड एज मास्टर इंस्ट्रक्टर, साथ के साथ पोस्ट बीएड सर्टिफिकेशन फॉर स्पेशलाइजेशन एंड लीडरशिप रोल, कि आपको बीएड के बाद में सर्टिफिकेट मिलेंगे ताकि आप किसी रोल में स्पेशलाइज हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। एनसीईआरटी टू स्टडी इंटरनेशनल पेडागोजीज एंड अडॉप्ट यूजफुल वन, कि एनसीईआरटी का काम क्या है कि वो जो इंटरनेशनल पेडागोजीज है कि डिफरेंट जगह पर डिफरेंट देश में कैसे पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी वैसे पढ़ा सके, तो उसके लिए जो यूजफुल वन है उसको अपनी कंट्री में ला करके अडेप्ट कर सके। सो एनसीएफटी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021, रिवाइज एवरी 5 to 10 ईयर्स, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन है वो हर 5 से 10 साल में रिवाइज होना चाहिए। ओके, तो ये जो टीचर स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं जो सिर्फ बीएड कराते हैं, वो सब क्या कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे, या फिर 2030 तक उन्हें मल्टी डिसिप्लिनरी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ओके, सो ये इन्होंने एक बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड रखा हुआ है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। नेक्स्ट चैप्टर हम आ जाते हैं 6 पे, दैट इज नेक्स्ट यूनिट आ जाते हैं इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल। सो ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया कि एजुकेशन एक सोशल जस्टिस और इक्वालिटी का टूल है। इसका सिर्फ मतलब ये नहीं कि जो बच्चे हैं उनको जन्म से अधिकार है, बच्चे, कोई भी बच्चा जो है वो एजुकेशन ले सकता है रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, एनी कलर, एनी रिलीजियन, है ना, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, एनी डिसेबिलिटी, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ओके, किसी भी कमी की वजह से बच्चों को एजुकेशन ना दी जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप को बढ़ाना है, मतलब इनके ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी रखी जानी चाहिए। SEDGs क्या है, मतलब सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप, जिसमें जेंडर आ जाता है, जेंडर लाइक गर्ल्स और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, सोशियो कल्चरल SC ST OBC और माइनॉरिटी, ज्योग्राफी लाइक रूरल, स्मॉल टाउन्स और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, डिसेबिलिटी भी आ जाती है, फिजिकल लर्निंग और मल्टीपल डिसेबिलिटीज, सोशियो इकोनॉमिक लाइक माइग्रेंट चिल्ड्रन, ऑर्फन्स, अर्बन पुअर या फिर चाइल्ड लेबरर्स। ओके, तो ये कौन है, आपसे पूछा जा सकता है कि SEDG में कौन नहीं आता है, तो जो आते हैं आप वो याद रख लोगे इसके माध्यम से, तो जो नहीं आते वो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। करंट चैलेंजेस क्या है कि जो SEDGs है उसकी जो एनरोलमेंट रेशियो है, हमें बहुत, मतलब उस पे जो ड्रॉप आउट्स हैं वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। लोग
लोग बच्चे क्या करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं वो स्कूल्स में पढ़ना छोड़ देते हैं, या तो काम के प्रेशर से, या फिर लड़कियां तो उनकी शादी कर दी जाती है। सो SC ST डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन एंड माइनॉरिटी फेस मल्टीपल बैरियर्स, पॉवर्टी, सोशल कस्टम, लैंग्वेज और इनएक्सेसिबल स्कूल्स। ओके, सो स्ट्रेटजीज क्या है, तो बच्चों को कैश ट्रांसफर करा जाए, मतलब स्कॉलरशिप दी जाए, बाइसिकल्स दी जाए और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दी जाए बच्चों को, ताकि वो हमेशा स्कूल्स में पढ़ते रहें। कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन होने चाहिए कि काउंसलर्स और सोशल वर्कर्स मिल करके बच्चों को काउंसलिंग करें उनका, और बताएं कि पढ़ाई उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और अटेंडेंस और लर्निंग आउटकम उनका कैसे बढ़ सकता है। सो स्पेशल एजुकेशन जोन्स एस्टैब्लिश करने चाहिए फॉर रीजन्स विद हाई पॉपुलेशन ऑफ SEDGs, कि जहाँ पर सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आप स्पेशल एजुकेशन जोन्स का निर्माण करो, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर कितना रेशियो है बच्चों का जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, कितने बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों ने सेकेंडरी एजुकेशन ली है, कितनों ने नहीं ली है। और स्पेशल एम्फेसिस गर्ल एजुकेशन जेंडर इंक्लूजन फंड फॉर गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स पर लिया गया है। ओके, तो स्कूल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो फ्री बोर्डिंग फैसिलिटीज फॉर डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स लाइक स्पेशली गर्ल्स, तो क्या एस्टेब्लिश करे गए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, KGBV, जवाहर नवोदय विद्यालय एंड केंद्र विद्यालय डिसएडवांटेज एरियाज के लिए। ओके, सो ECC सेक्शन एडेड टू प्राइमरी स्कूल्स इन अंडर रिजर्व एरियाज, कि जो प्राइमरी स्कूल्स थे उसमें ECC को भी लेकर के आना है, मतलब प्री प्राइमरी स्कूलिंग भी कराई जानी चाहिए। तो दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, एक ही स्कूल में आप शिक्षा दोगे। सो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन फ्रॉम फाउंडेशनल टू हायर एजुकेशन स्टेजेस, रिक्रूटमेंट होनी चाहिए स्पेशल एजुकेटर्स की, बैरियर फ्री एक्सेस असिस्टिव डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें जैसे ब्रेल, लार्ज प्रिंट और इंडियन साइन लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए। सीवियर डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं, ग्रसित हैं, उनको होम बेस्ड एजुकेशन दी जाए इक्विटी और इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। अर्ली आइडेंटिफाई करो बच्चों को कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले से ही आइडेंटिफाई कर सको, सपोर्ट करो लर्निंग डिसेबिलिटीज को। ओके, और फ्लेक्सिबल करिकुलर असेसमेंट होना चाहिए उन बच्चों के लिए। ऑल्टरनेटिव स्कूल्स की बात करें तो सपोर्ट ऑफ फॉर ट्रेडिशनल ऑल्टरनेटिव स्कूल्स टू इंटीग्रेट NCFC नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन सब्जेक्ट्स आने चाहिए, ताकि ट्रेडिशनल और ऑल्टरनेटिव स्कूल्स को सपोर्ट करा जाए। लाइब्रेरीज, लैब्स और दैट इज द टीचर कैपेसिटीज इनकी सब्जेक्ट्स को स्ट्रेंथन करा जाए, मजबूत करा जाए। SC ST और SEDGs पे फोकस करा जाए, लाइक कोर्सेज, ब्रिज कोर्सेज होने चाहिए, स्कॉलरशिप्स और हॉस्टल्स होने चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस होनी चाहिए सेकेंडरी स्टेज पे, ताकि आप हायर एजुकेशन को बढ़ा सको। NCC विंग्स होनी चाहिए ट्राइबल एरियाज में, ताकि आप टैलेंट डेवलप कर सको और करियर एस्पिरेशंस, मतलब बच्चों के अंदर आप डेवलप कर सको कि वो कितने अलग एरियाज में जा करके जॉब कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए हर स्कॉलरशिप्स के लिए और स्कीम्स के लिए, ऐसा नहीं कि कोई स्कॉलरशिप है तो उसके लिए अलग आपने साइट बना दी, दूसरी स्कॉलरशिप के लिए आपने अलग साइट बना दी। तो सभी के लिए एक ही साइट होनी चाहिए जिसके थ्रू बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो भी उन्हें चाहिए उस स्कॉलरशिप के लिए। ओके, स्कूल कल्चर एंड करिकुलम की बात करें तो टीचर्स, प्रिंसिपल्स, काउंसलर्स, स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर टू इंक्लूजन, इक्विटी, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो टीचर्स, प्रिंसिपल, काउंसलर, स्टूडेंट्स को बताया जाए कि वो इंक्लूजन के लिए क्या काम कर सकते हैं, इक्विटी के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, डिग्निटी के लिए। ओके, तो टीचर्स के अंदर ये सारी चीज़ें आपको ट्रेन करना पड़ेगा एजुकेशन के लिए, टीचर एजुकेशन को लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए। ह्यूमन वैल्यूज डेवलप करी जाए करिकुलम के थ्रू, मतलब पाठ्यक्रम में आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड करोगे। बायस और स्टीरियोटाइप्स को आप रिमूव करना है आपको, है ना, तो करिकुलम में ऐसे चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है जो जेंडर बायसनेस को बढ़ा रहा है, या फिर स्टीरियोटाइप्स मतलब रूढ़िवादी सोच को बढ़ा रहा है। ओके, तो सभी को इक्वल समान अधिकार मिलना चाहिए। efficient resourcing and effective governance through school complexes and cluster. So problem with small schools, many primary and upper primary schools are very small, like 28% primary school हैं, 14.8% जो है वो upper primary, जिसमें जो students हैं वो कितने हैं, less than 30 हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ये 7th यूनिट दे दी गई है स्टूडेंट्स। तो इसमें प्रॉब्लम विद स्मॉल स्कूल्स में क्या आती है कि जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चे बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। सो स्मॉल स्कूल्स फेस चैलेंजेस लाइक मल्टी ग्रेड टीचिंग वहाँ पे नहीं होती है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर नहीं होता है, लैब्स, लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। ओके, सो सॉल्यूशंस की बात करें तो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर होने चाहिए, मतलब नेबरहुड में ही आप स्कूल ओपन करो, लाइक इंक्लूडिंग आंगनबाड़ीज,
5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में। ओके, तो एक क्लस्टर होना चाहिए जहाँ पर बच्चों को हर तरह के स्कूल मिल सके। वहाँ पे प्री प्राइमरी भी, प्राइमरी भी, आंगनबाड़ी जिन्हें बोलते हैं प्री प्राइमरी, और दैट इज अ सेकेंडरी और मिडिल, तो हर स्कूल उन्हें मिल सके 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में। वन सेकेंडरी स्कूल एक्ट एज द एंकर एंड ऑल लोअर ग्रेड स्कूल्स इंटीग्रेट इनटू द क्लस्टर। ओके, इन सबको मिलकर के काम करना है। सो शेयर्ड रिसोर्सेज, टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ होना चाहिए ताकि एफिशिएंसी और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। ओके, सो बेनिफिट्स होने चाहिए, मतलब बेटर सब्जेक्ट कवरेज लाइक आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स। सपोर्ट एनहेंस करी जाए स्कूल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए, जॉइंट एक्टिविटीज कराई जाए लाइक एग्जीबिशन, स्पोर्ट्स मीट, क्विज और फेयर्स। इम्प्रूव गवर्नेंस, स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमिटीज, दैट इज द SCMC। तो आपसे इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि SCMCs क्या है। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमिटीज, जो कि क्या देखेंगी, मल्टीपल स्कूल्स को देखेंगी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी और दैट इज सेकेंडरी स्कूल्स को, है ना। तो हाई स्कूल्स को उनका काम है कि उसको देखना है कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो टीचर और स्टूडेंट एक पार्ट बनेंगे इस वाइब्रेंट कम्युनिटी का और प्रोफेशनल, दैट इज प्रोफेशनल कम्युनिटी का। ओके, सो गवर्नेंस एंड ऑटोनॉमी की बात करें तो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस सेमी ऑटोनोमस यूनिट्स होनी चाहिए। DSE interact with complexes, not individual schools, streamlining administration. So complex have freedom to innovate with NCF and SCF, that is National Curriculum Framework, या फिर स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान, दैट इज SDP, जो स्कूल लेवल प्लान होगा, और SCDP, दैट इज अ क्लस्टर लेवल प्लान होगा, जो स्कूल्स और रिसोर्सेज दोनों को मिला करके साथ मिल करके चलना है उसमें। ओके, तो इन प्लान में ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग मटेरियल, ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए, और कितने ज़रूरत है वो सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। ओके, सो कोलैबोरेशन लाइक ट्विनिंग पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स फॉर रिसोर्स शेयरिंग एंड म्यूचुअल लर्निंग, कि दोनों साथ मिल करके पढ़ा सके। और बाल भवन का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए आर्ट्स, करियर और प्ले एक्टिविटीज़ के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में ही, मतलब स्कूल में ही आप बाल भवन के लिए एक बिल्डिंग बनाओ, या फिर एक एरिया बनाओ जहाँ पर बच्चे आर्ट और अपने प्ले वे एक्टिविटीज़ के थ्रू समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट लाइक स्कूल्स एज अ सेंटर ऑफ कम्युनिटी प्राइड एंड पार्टिसिपेशन, तो स्कूल में कल्चरल इवेंट्स कराई जाएँ, है ना, और एल्यूमिनाई जो हैं, जो पास आउट हो चुके हैं, उनको ऑनर करो। ओके, अनयूज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन होस्ट सोशल एजुकेशनल वॉलंटियर एक्टिविटीज एज सामाजिक चेतना केंद्र। ओके, तो सामाजिक चेतना केंद्र एस्टेब्लिश होने चाहिए, किसके लिए, अनयूज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को, अनयूज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन होस्ट सोशल एजुकेशन और वॉलंटियर एक्टिविटीज। ओके, तो उसके लिए सामाजिक चेतना केंद्र, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी ऐसी चीजें हैं जो अनयूज नहीं है। ओके, और उनको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द 8th chapter, standard setting and accreditation for school education. So standard settings and accreditation for school education की बात करें तो पर्पस क्या है रेगुलेशन का, फोकस ऑन इम्प्रूविंग एजुकेशनल आउटकम, नॉट रेस्ट्रिक्टिंग इनोवेशन। तो फोकस किस पर होना चाहिए, एजुकेशन आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए, ना कि सिर्फ इनोवेशन तक ही होना चाहिए। ओके, सो education outcome, not restricted to innovation. So empower schools and teachers while ensuring transparency and accountability. ट्रांसपेरेंसी बनी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ छिपा करके काम कर रहे हो, और सब लोग अपने काम के लिए जवाबदेह भी होने चाहिए। सेपरेशन ऑफ रोल्स के बारे में बात करें तो करंटली गवर्नेंस, रेगुलेशन, ऑपरेशन आर हैंडल्ड बाय द सेम बॉडी, दैट इज द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। NEP proposes separation like Department of School Education and Directorate of School Education. तो NEP में दो तरह से सेपरेट कर दिए गए हैं, किसको, दैट इज अ सेपरेट उनके रोल्स के अकॉर्डिंग। तो स्कूल एजुकेशन का क्या रोल है, पॉलिसी मेकिंग, मॉनिटरिंग एंड सिस्टम इम्प्रूवमेंट। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का काम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक स्कूल्स। ओके, कि कैसे काम कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसमें काम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ, उसके लिए काम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन काम करेंगे पॉलिसी मेकिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए और सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, सो स्टैंडर्ड सेटिंग एंड अक्रेडिटेशन की बात करें तो स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी स्टैब्लिश करी जानी चाहिए। इंडिपेंडेंट एंड स्टेट वाइड बॉडी होनी चाहिए जो कि मिनिमल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख करके चलेगी, और जिसमें पब्लिक, प्राइवेट और फिलेंथ्रोपिक तीनों मिलकर के काम करेंगे बच्चे की एजुकेशन के लिए, और स्कूल्स में कैसे स्टैंडर्ड मेंटेन हो सकता है उसके लिए। पैरामीटर्स लाइक सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर स्टूडेंट रेशियो, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए इसके लिए, किसके लिए,
स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी में, है ना। सो सेल्फ डिस्क्लोज करना है, स्कूल्स को बताना है कि उनमें क्या दिक्कतें हैं, क्या ग्रीवेंसेस फेस करी जा रही है, और जो कि हैंडल करेगा SSSA, ट्रिपल SA, ओके। सो एकेडमिक ओवरसाइट के बारे में बात करें तो SCERT, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सो लीड्स एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, करिकुलम एंड स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड accreditation framework, दैट इज द SQAAF, है ना, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड accreditation framework इन कंसल्टेशन विद NCERT, ताकि एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे स्कूल्स में, जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स, उनके उनके दैट इज द जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है वो प्रॉपर रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, सेफ्टी, सिक्योरिटी, और जो गेम्स है, जो एक्टिविटीज है, वो प्रॉपरली मेंटेन कंडक्ट कराई जाए, ओके। सो CRCs, BRCs और डाइट्स होने चाहिए, और वो रिवाइटलाइज होने चाहिए विद इन 3 years में। और स्टूडेंट सर्टिफिकेशन मैनेज्ड बाय स्टेट बोर्ड, की स्टूडेंट सर्टिफिकेशन जो है वो स्टेट बोर्ड्स के द्वारा मैनेज करे जाने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टेक होल्डर्स, जो भी एजुकेशन से मतलब रखता है, या फिर जो जिन भी लोगों को पता होना चाहिए एजुकेशन में क्या हो रहा है, क्या पॉलिसीज है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे टीचर, प्रिंसिपल, ऑफिशियल्स, वो अकाउंटेबल होने चाहिए रोल परफॉर्मेंस के लिए विद इंटीग्रिटी, कि वो सच्चाई से अपना जो भी रोल है वो निभाएं, और अपने का जो उनकी एथिक्स हैं वो उसके लिए काम करें। और डेवलपमेंट फोकस इवैल्यूएशन होना चाहिए, मल्टीपल फैक्टर्स के थ्रू आप असेसमेंट करोगे, टीम वर्क और एजुकेशनल आउटकम पे फोकस करना है। इक्विटी अक्रॉस स्कूल्स की बात करें तो पब्लिक प्राइवेट स्कूल असेस्ड ऑन सेम स्टैंडर्ड, एनकरेज प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक स्कूल्स, है ना, प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक स्कूल्स को एनकरेज करो, ताकि जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो सोसाइटी के लिए काम कर सके, गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए काम कर सके, और पेरेंट्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना उनका काम है ना, ताकि बच्चे पढ़ सके उनके। ट्रांसपेरेंसी लाइक क्लासरूम नंबर्स, टीचर्स, सब्जेक्ट्स, फी एंड स्टूडेंट आउटकम्स, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ओके। Flexibility and local adaptation, so input based regulations like infrastructure, playgrounds, जिसमें flexibility हो बच्चों की local needs के according, सेफ्टी भी हो, और कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो जहाँ पर बच्चे हर तरह से सीख सके, ओके। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो कि किसके द्वारा है, बाय परख, ओके, फॉर नेशनल लेवल स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट, ताकि बच्चों को आप नेशनल लेवल पे असेस कर सको। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे हो, ताकि आप बच्चों को देख सको कि बच्चों का जो असेसमेंट है वो किस किस प्रकार करा गया है, और क्या डिफरेंट वेज हो सकते हैं जिसके थ्रू आप बच्चों का असेसमेंट मूल्यांकन कर सकते हो, ओके। सो स्टेट एनकरेज टू कंडक्ट स्टेट असेसमेंट सर्वे फॉर लोकल डेवलपमेंटल पर्पस, तो स्टेट्स को एनकरेज करा जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि वो स्टेट असेसमेंट सर्वे भी कराए, ताकि आप लोकल डेवलपमेंट पर्पसेस को देख सको कि क्या उनकी नीड्स हैं, क्या एम्स हैं, और कैसे वो काम कर रहे हैं बच्चों के असेसमेंट में, ओके, बच्चों के मूल्यांकन में। स्टूडेंट सेफ्टी एंड राइट्स पे फोकस करा जाए, मतलब स्पेशल फोकस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, पर्टिकुलरली गर्ल्स पे फोकस करा जाए। मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, सब्सटेंस अब्यूज एंड इंश्योरिंग ड्यू प्रोसेस, ओके। और गोल्स जो रखे गए हैं, जैसे कि SDG 4 में बोला गया कि फ्री और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए सभी बच्चों के लिए, जो कि अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो स्टूडेंट, ये पार्ट 1 होगा, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, पार्ट फर्स्ट के बारे में ही पढ़ा ऑफ NEP। बहुत ध्यान से, जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड भी हमने बात करी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट नेक्स्ट वीडियोस में कवर हो जाएंगे। आप तब तक के लिए इन्हें पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियोस भी जल्द ही आ जाएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और ऑल्सो हाइप द वीडियो, है ना। हाइप करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन वाला टैब है, उसको स्क्रॉल करके नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो हाइप का आएगा, तो हाइप करना ना भूलिएगा वीडियो को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।